हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आखिर कौन सी नई चाल चल रहे हैं एकदम से बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना। दोस्तों क्या भारत को चौतरफा घेरने की है बड़ी तैयारी, बताएंगे। सबसे पहले बांग्लादेश ने चली नई चाल, भारत की सीमा के पास बना रहा छावनी, तैनात कर दिए पाकिस्तान के यार से लिए हथियार। इतना ही नहीं तो वहीं उधर पाकिस्तान ने भी भारत के बॉर्डर पर तैनात कर दी 250 चीनी तोपें। आखिर क्या है इरादा और कैसे चाइना इन दोनों देशों की कर रहा है मदद। दोस्तों आखिर क्या है भारत पर ये सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे अचानक कैसे इधर बांग्लादेश बॉर्डर को बदल रहा है छावनी में, तो उधर पाकिस्तान ने भी तैनात कर दिए 250 चीनी होवित्जर तोप से। जी हाँ दोस्तों, वहीं पीओके में बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जहां शहबाज मुनीर के दरवाजे तक पहुंचे प्रदर्शन। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सड़कों पर उतरे लोग, मच गया तनाव। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बेटे और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल का बहुत बड़ा आरोप, शहबाज सरकार की धांधली का खोल दिया असली पोल। दोस्तों शहबाज की पैरों तले खिसकी जमीन, बताएंगे क्या पोल खोली है बिलावल भुट्टो ने। तो वहीं इधर चीन ने नया दाव चल दिया, साउथ चाइना सी बॉर्डर को लेकर 4 सख्त नए कानून बना दिए, फिर से भड़क सकता है सीमा विवाद। दोस्तों बताएंगे साउथ चाइना सी बॉर्डर को लेकर बनाए गए 4 सख्त कानून क्या है चीन को लेकर। वहीं तख्ता पलट के बाद पहली बार दुनिया के सामने आ रही हैं शेख हसीना, दिल्ली से ढाका को देंगी संदेश। वहीं दोस्तों गैस सिलेंडर को लेकर क्या है बड़ी जानकारी, क्या है 16 अगस्त की डेडलाइन तारीख, अगर मिस हुई छूट गई तो महंगे सिलेंडर के लिए रहिएगा तैयार, बढ़ेगी मुश्किल। बताएंगे क्या है जानकारी, क्या काम करना है 16 अगस्त से पहले। बेहतरीन से बेहतरीन बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि तीनों देश भारत को कितना भी चौतरफा घेरने का प्रयास कर ले, भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, भारत इनसे अच्छे से निपटना जानता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश में फिर कुछ ऐसा चल रहा है जो भारत को सतर्क करने वाला है। चीन और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने के बाद अब ये देश अपनी थल सेना म्यांमार से लगती सीमा के नजदीक एक नया छावनी क्षेत्र विकसित करने की दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। बांदरबन जिले के नाइखोंग झारी इलाके में ये गतिविधियां चल रही है दोस्तों, जहां हथियारबंद रोहिंग्या समूहों की उपस्थिति लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। विश्वसनीय स्थानीय स्रोतों के मुताबिक सेना इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि चुने गए भूभाग पर झंडे गाड़कर सीमांकन का काम जारी है। ये जमीन नए सैन्य केंद्र के लिए आरक्षित की जा रही है। नाइंगोक छारी कॉक्स बाजार जिले के रामू के आसपास स्थित है, जहां बांग्लादेश सेना की 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन का मुख्यालय पहले से कार्यरत है। बांदरबन जिले का अंतिम गांव के ओकरा डोंग 3 देशों बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के मिलन बिंदु के काफी करीब पड़ता है। यही वजह है कि बांग्लादेश का ये कदम भारत की भी टेंशन बढ़ाने वाला है। दोस्तों भारतीय सीमा पर मिजोरम का डुडुकजोरा इलाका आता है, जहां सीमा सुरक्षा बल की इकाई तैनात है। इसी सिलसिले में तेक नाफ से उत्तर की ओर सिलखाली नामक छोटे तटीय गांव में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। यहां जमीन साफ करने और समतल करने का कार्य शुरू हो चुका है। सिलखाली बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है और तेक नाफ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज के मुताबिक पिछले साल फरवरी में सेना प्रमुख जनरल वकर उस जमान ने खुद इस इलाके का दौरा किया था और सप्लाई बेस के लिए उपयुक्त स्थान का चयन किया था। ये बेस सैन्य आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है। सेना यहाँ पहले से ही तोप खाने के अभ्यास के लिए फायरिंग रेंज संचालित करती है। इसमें मुख्य रूप से तुर्की निर्मित फील्ड गन, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, मोर्टार और अन्य छोटे हथियार शामिल है। हालिया रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि बांग्लादेश तुर्की से आधुनिक ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियां खरीदने पर विचार कर रहा है। ऐसे में ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या नए छावनी क्षेत्र में इन तुर्की हथियारों की तैनाती भी की जाएगी। नाइंगोंग, छारी और सिलखाली जैसे स्थानों पर सैन्य विस्तार की यह योजना सीमा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोहिंग्या लड़ाकों की मौजूदगी वाले क्षेत्र में सेना की बढ़ती गतिविधियां क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य को प्रभावित कर सकती हैं। 3 देशों की सीमा के पास होने के कारण भारत भी इस पर नजर रखे हुए हैं। जमीन की मार्किंग से लेकर सप्लाई बेस की स्थापना तक की तैयारियां बताती हैं कि योजना व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही है, जो भारत को सतर्क रहने की वार्निंग यानी चेतावनियां दे रही है। दोस्तों
दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में एक बार फिर ऐसी सैन्य गतिविधियां सामने आई हैं जिन पर भारत समेत पूरे क्षेत्र की नजर टिक गई है। चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंधों के बीच अब बांग्लादेश म्यांमार सीमा से सटे इलाके में नया सैन्य ढांचा तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। यानी स्थानीय स्तर पर मिल रही जानकारी के अनुसार बांदरबन जिले के नाइंगोग छारी क्षेत्र में सेना की मौजूदगी बढ़ाने के लिए जमीन तैयार की जा रही है। दोस्तों, वाकई में बहुत बड़ी चौंका देने वाली बात सामने आ रही है। आप कह सकते हैं कि भारत को घेरने की बहुत बड़ी प्लानिंग है बांग्लादेश की। म्यांमार भारत बॉर्डर के पास बांग्लादेश की बड़ी चाल 3 सरहदों के करीब कर रहा है दोस्तों सैन्य विस्तार। अब इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत की क्या है तैयारी, कैसे भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। लेकिन वहीं आपको बता दें, एक तरफ बांग्लादेश ने बॉर्डर पर बढ़ाई सैन्य गतिविधियां, तो वहीं दोस्तों रातों रात बड़ी जानकारी सामने आई कि पाकिस्तान ने भी भारत के बॉर्डर पर तैनात कर दी 250 चीनी तोपें। 72 किलोमीटर तक कर सकती है ये हमला। आखिर क्या है इरादा पाकिस्तान का, बता दें। सीमा पर तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारत के साथ अपनी पूर्वी सीमा पर सैन्य ताकत बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। शीर्ष खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से सटी सीमा पर चीन निर्मित 250 SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल यानी स्वयं चालित होवित्जर तोपें तैनात कर दी है। ये तैनाती उत्तर से दक्षिण तक फैली भारत की पूर्वी सीमा के प्रमुख क्षेत्रों में व्यवस्थित रूप से की गई है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह तैनाती हाल के वर्षों में इस्लामाबाद के सबसे महत्वपूर्ण तोपखाना सुदृढ़ीकरण में से एक है। ये कदम मई 2025 में भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी सेना को आधुनिक बनाने के पाकिस्तान के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा यानी LOC के पार सटीक हमलों के जरिए आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। दोस्तों, चीन की ओर से पाकिस्तान को दिए गए हथियारों से ये साफ होता है कि अब दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी बढ़ रही है। ये पार्टनरशिप सिर्फ हथियारों की सप्लाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चीन और पाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। दोनों देशों का मकसद आपसी तालमेल और सैन्य ताकत को मजबूत करना है। शनिवार को पाकिस्तान ने रावलपिंडी में अपने जनरल हेडक्वार्टर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बोले तो PLA की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें चीन के राजदूत जियांग जेडोंग, चीन के डिफेंस अटैची मेजर जनरल वांग झोंग, चीनी दूतावास के अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और चीन के रिश्तों पर बात की। उन्होंने कहा कि हर हालात में दोनों के संबंध मजबूत बने रहे हैं। और ठीक ऐसे ही समय में दोस्तों, यानी इस जश्न को मना लेने के बाद ये बड़ी खबर सामने आई है, भारत के लिए चौंका देने वाली खबर कि पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर पर 250 चीनी तोपों को तैनात कर दिया। या तो आप इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान कोई नई तैयारी कर रहा है भारत से युद्ध लड़ने के लिए, या फिर वो ऑपरेशन सिंदूर से हर तरीके से डर चुका है भारत से। इसको आप पाकिस्तान का डर भी कह सकते हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हम आप पर छोड़ते हैं जाहिर तौर पर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आपकी राय लेना चाहते हैं हम, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर, बॉर्डर पर तोपों की तैनाती पर क्या कहना चाहेंगे, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। साथ में रिक्वेस्ट, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद अब चीन ने भी नया दाव चलते हुए साउथ चाइना सी बॉर्डर को लेकर 4 सख्त नए कानून बना दिए, जिससे फिर एक बार सीमा विवाद बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं। दोस्तों, जानकारी है कि दुनिया के कई देशों में सीमा को लेकर विवाद है। चीन और फिलीपींस के बीच 50 से ज्यादा सालों से विवाद चल रहा है। दोनों के बीच समुद्री और जमीन की सीमा को लेकर झगड़ा है। ये झगड़ा दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी के द्वीप शोल, स्कारबोरो शोल और सेकंड थॉमस शोल जैसे इलाकों पर मालिकाना हक के दावों को लेकर है। सालों से चल रहे विवाद में कभी नरमी देखी गई है तो कभी सख्ती। अभी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। चीन ने इसे लेकर नए कानून लागू कर दिए हैं। चीन के स्कारबोरो शोल यानी हुआंगयान दाओ नेशनल नेचर रिजर्व की सुरक्षा के लिए कड़े नए कानून लागू कर दिए हैं। इस कानून के तहत इसमें बिना इजाजत मछली पकड़ने, माइनिंग करने और कोरल निकालने पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ विवादित इलाके पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए कोस्ट गार्ड की रेगुलर पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस कदम से फिलीपींस के साथ चीन का समुद्री विवाद और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि फिलीपींस भी इस आइलैंड पर अपना दावा पेश करता है। चीन ने अधिकार
आधिकारिक घोषणा में कहा है कि ये कानून हुआंग यान दाओ के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की विविधता, स्थिरता और स्थिरता की रक्षा करने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। चीन के इस नए कानून में क्या है तो आपको बता दें, पहला है नियमित पेट्रोलिंग होगी यानी रूटीन पेट्रोल सिस्टम। चीन जो है वो नियमों के उल्लंघन की तुरंत जांच करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए एक नियमित पेट्रोलिंग सिस्टम स्थापित करेगा। वहीं जवाबदेही और कड़े नियम। शिन्हुआ के मुताबिक प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, राष्ट्रीय वानिकी प्रशासन, चीन तटरक्षक बल और हैनान प्रांतीय सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जारी इन नियमों के तहत उल्लंघनकर्ताओं को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तीसरा है प्रतिबंधित गतिविधियां यानी पूर्व स्वीकृति, प्रायर अप्रूवल के बिना मछली पकड़ने, खनन और मूंगे, रीफ या विशाल फ्लैम निकालने जैसी किसी भी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो दुर्लभ समुद्री प्रजातियों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। और चौथा और अंतिम है एंट्री पर रोक यानी प्रवेश पर रोक। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को रिजर्व में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कानूनों और नियमों द्वारा छूट ना दी गई हो या संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से गतिविधियां आयोजित ना की गई हो। यानी कि चीन द्वारा बनाए जा रहे इस जबरन चारों सख्त कानून की वजह से फिर एक बार सीमा विवाद भड़कता दिखाई दे सकता है। दोस्तों समंदर में क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताएगा। वहीं आपको बता दें पाकिस्तान में बहुत बड़ा फिदाइन हमले की खबर, थाने को निशाना बनाकर उड़ा डाला 5 सुरक्षा कर्मियों समेत 14 की मौत की खबर। दोस्तों जी हां, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। स्वात जिले के काबल टाउन में शांति मार्च के दौरान जोरदार धमाका हुआ जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये धमाका आत्मघाती हमला लग रहा है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी आरपीओ मलकंद ने बताया कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा स्थित स्वात में काबल पुलिस स्टेशन के पास अमन पासून शांति रैली के दौरान एक संदिग्ध आत्मघाती हमला हुआ है। धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है और हो सकता है दोस्तों खबर जब हम आपको बता रहे हो तो इन मौतों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई हो। इस भीषण विस्फोट में 5 पुलिस कर्मियों और 9 नागरिकों की जान चली गई हो जबकि 12 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इस हमले का मुख्य निशाना पाकिस्तानी पुलिस बल ही था और घटना के बाद से सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये मार्च स्वात अमन जिरगा नाम की स्थानीय आदिवासी परिषद ने आयोजित की थी। पिछले कुछ महीनों में इस इलाके में सुरक्षा हालात काफी बिगड़ रहे हैं जिसे देखते हुए लोगों ने शांति की मांग को लेकर ये मार्च निकाली थी। मार्च में शामिल लोग हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगा रहे थे और इलाके में अमन बहाल करने की अपील कर रहे थे। इसी दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मार्च में शामिल लोग अमन मांग रहे थे, शांति मांग रहे थे, चैन मांग रहे थे, लेकिन इस धमाके ने बेचैनी मचा दिया। दोस्तों बता दें ये फिदाइन अटैक ऐसे समय में हुआ है जब परसों ही तालिबानियों को ज्ञान दे रहा था पाकिस्तान, कह रहा था भारत को लेकर कि काफिरों से यानी भारत से दोस्ती ना करे मुसलमान। आपको याद होगा पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी रावलापिंडी में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत अफगानिस्तान के रिश्तों पर विवादित कमेंट करने के बाद आलोचनाओं के घेरे में आ गया। उनका ये कमेंट एक अफगान तालिबान मिनिस्टर के हाल के बयानों पर रिएक्शन देते हुए की गई थी जिसमें कथित तौर पर भारत और अफगानिस्तान को ऐसे देश बताया गया था जिनका डीएनए एक जैसा है और उनके ऐतिहासिक और कल्चरल रिंग पर जोर दिया गया था। उस पर रिएक्शन देते हुए अहमद चौधरी ने कुरान की एक आयत का हवाला दिया और तर्क दिया कि मुसलमानों को काफिरों के साथ करीबी रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। उन्होंने भारत के साथ अपनापन दिखाने वालों की सोच पर सवाल उठाया था और जोर दिया था कि उनकी आलोचना अफगान लोगों के बजाय तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन पर थी। उसके ठीक मात्र 2 ही दिन बाद दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा में ये बहुत बड़े अटैक की जानकारी सामने आई। वहीं अगर आपको हम पीओके की अपडेट बताएं कि पीओके में अब तक क्या हुआ तो बता दें। पीओके में बीते 2 महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में रविवार को एक अहम घटनाक्रम हुआ। बढ़ते तनाव के बीच ये विरोध प्रदर्शन अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और सेना के हेडक्वार्टर वाले शहर रावलापिंडी तक पहुंच गई। दोस्तों इसकी वजह से पहले ही पीओके में सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मुश्किलें बढ़ गई। रविवार शाम 5 बजे से रावलापिंडी प्रेस क्लब के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसमें बड़ी संख्या में छात्र जमा हुए जिनमें पीओके के छात्र भी शामिल थे। ये तब हुआ जब पुलिस इसको रोकने के लिए तैनात थी। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की और भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। दोस्तों रावलपिंडी के अलावा कराची और इस्लामाबाद में भी विरोध प्रदर्शन के लिए भीड़ जमा हुई जहां प्रदर्शनकारियों ने चुनाव प्रक्रिया की आलोचना करते हुए राजनीतिक सुधारों की मांग कर डाली। रविवार के प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों और छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शनों के कारण कई जगहों पर अफरा तफरी दिखाई दी। पाकिस्तान
पाकिस्तान से ये नई घटना ऐसे समय में सामने आई है जब पीओके में रविवार को हुए चुनावों के दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर व्यवधान लॉजिस्टिकल विफलता देखने को मिली है। इससे चुनाव प्रक्रिया पर एक और बड़ा सवाल या निशान लग गया है और इस विवादित इलाके में इलेक्शन की विश्वसनीयता पर कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। रविवार को कुल 21 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ, जिनमें पीओके के मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 निर्वाचन क्षेत्र पर पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में स्थित 12 शरणार्थी निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे। इस दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों के साथ साथ पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में कश्मीरी समुदायों के विरोध प्रदर्शन की भी खबरें सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें कैसे आपस में ही घिर गई शहबाज सरकार। पीओके के चुनाव में शहबाज सरकार ने की बहुत बड़ी धांधली, जिसका खुलासा कर दिया बिलावल भुट्टो ने। बता दे बड़ी जानकारी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके चुनावों का दूसरा चरण रविवार को हुआ। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसमें मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 में से 8 सीटों और शरणार्थियों के लिए आरक्षित सभी 12 सीटों पर वोटिंग हुई। इस बीच पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक धांधली के अपने आरोपों को जारी रखते हुए ट्रिपल-पी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रविवार को PMLN पर पीओके चुनावों के दूसरे चरण में भी वोट चुराने का आरोप लगा दिया। दिन में बाद में एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी लतीफ अकबर जो LA 31 मुजफ्फराबाद 5th के उम्मीदवार हैं, उन पर भी हमले की निंदा है। इस घटना के पीछे PMLN के उपद्रवी तत्वों का हाथ जोड़ने का आरोप लगाते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में ट्रिपल-पी कार्यकर्ता मुश्ताक शाह की हत्या कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि PMLN गोलियों, लाठी और जबरदस्ती के जरिए कश्मीर के लोगों के वोट चुरा रही है। ट्रिपल-पी चेयरमैन ने मांग की है कि अकबर पर हमले के लिए जिम्मेदार लोगों और पार्टी कार्यकर्ता के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो वहीं आपको बता दें, अब बात करते ईरान अमेरिका युद्ध की कहां तक पहुंची बात। ऐसे में हॉर्मुज को लेकर क्या है जानकारी बता दें। हॉर्मुज को खोलने को लेकर चल रही खबरों को ईरानी मीडिया ने खारिज कर दिया। दोस्तों, पश्चिम एशिया में एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की आशंका जो है वो गहरा गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर नए हमलों के संकेत देने के बाद तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने दोबारा अटैक किया तो जवाब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं रहेगा। ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अमेरिकी कार्रवाई में अगर कोई क्षेत्रीय देश शामिल हुआ तो उसे भी करारा और अनुपातिक जवाब मिलेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से अलग अलग बातचीत में कहा कि अमेरिका या इजराइल की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर किसी क्षेत्रीय देश की जमीन या सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए हुआ तो उसे भी हमले का भागीदार माना जाएगा। वहीं ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स ने हॉर्मुज को खोलने की बातों को लेकर चल रही खबरों को खारिज कर दिया है। इजरायली मीडिया में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अमेरिका और कतर के एक ऐसे प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। इसके तहत ईरान और ओमान के बीच इस जल मार्ग के नियंत्रण को बांटा जाएगा। फार्स की रिपोर्ट में इस दावे को पूरी तरीके से झूठा बताया गया है। इसी रिपोर्ट में एक ईरानी सैन्य सूत्र के हवाले से कहा गया है कि ये अहम समुद्री मार्ग उन सभी जहाजों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। वहीं जानकारी ये भी है कि ईरान की रिक्वेस्ट के बाद अमेरिका ने रद्द कर दिया हमले का प्लान। ट्रंप ने तड़के सुबह किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने इस वीकेंड पर ईरान के खिलाफ होने वाले हमलों को रोक दिया है। इतना ही नहीं, उनकी ओर से ये कहा गया है कि तेहरान के साथ एक समझौते पर फिर से बात बनने जा रही है। लेकिन वहीं आपको बता दें दोस्तों, मिडल ईस्ट को तबाही से बचाने के लिए झोंक दी सऊदी ने बड़ी ताकत। सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को किया फोन, व्हाइट हाउस भेजा अपना दूत। देश हो तो ऐसा हो। जी हाँ, मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए सऊदी अरब बहुत ही ज्यादा अलर्ट सतर्क हो गया है। पूरे क्षेत्र को एक और महायुद्ध से बचाने के लिए सऊदी अरब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। सऊदी अरब की कोशिश है कि मिडल ईस्ट में किसी भी तरह शांति और स्थिरता बनी रहे। सऊदी विश्लेषक अब्दुल अजीज अल गाशियान ने बताया कि सऊदी नेतृत्व को डर है कि युद्ध विराम शायद ज्यादा दिन ना टिक सके। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से हमला और पलटवार का दौर शुरू हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए क्राउन प्रिंस ने खुद पहल की है। सऊदी अरब पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि वो क्षेत्र में तनाव बिल्कुल नहीं चाहता। दरअसल सऊदी अरब का सत्ताधारी वर्ग जानता है कि युद्ध भड़कने की पूरी आशंका है, लेकिन वे हर हाल में इस बढ़ते तनाव पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां
चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश हाईकोर्ट से 2 मामले में मिली जमानत। तस्लीमा नसरीन ने गिरफ्तारी को बताया अवैध। दोस्तों सैड पार्ट यह है कि फिर भी वो जेल में ही रहेंगे। बता दें बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने रविवार को जेल में बंद हिंदू अधिकार नेता चिन्मय कृष्ण दास को 2 मामले में जमानत दे दी है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद उनकी तत्काल जेल से रिहाई नहीं होगी, क्योंकि उनके खिलाफ 4 अन्य मामले अभी लंबित हैं। उनके वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी है। चिन्मय कृष्ण दास एक हिंदू संत है। दोस्तों उन्हें नवंबर 2024 में राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान से जुड़े देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन और सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला था। इसके बाद उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और तोड़फोड़ समेत कई अन्य मामलों में भी केस दर्ज कर लिया गया था। दोस्तों वहीं कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि उन्होंने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि सरकार ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया। मेरा मानना है कि वो बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को एकजुट कर रहे थे और यही उनकी गिरफ्तारी की वजह हो सकती है। हिंदू समुदाय के लिए आवाज उठाना सबसे बड़ी वजह बन चुकी है उनके लिए। अल्पसंख्यकों की आवाज बनना ही सबसे बड़ा गुनाह है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, शेख हसीना पहली बार दिल्ली में मीडिया से करेंगी बात। पूरे 2 साल बाद आएंगी सामने। क्या लौटने चाह रही बांग्लादेश दिल्ली से ढाका को देंगी बहुत बड़ा संदेश। बता दें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पहली बार भारत में मीडिया के सामने आने वाली हैं। बांग्लादेश में छात्रों के बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बीच उनकी सरकार के सत्ता से हटने के लगभग 2 साल बाद यह कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब साउथ एशिया यानी FCC साउथ एशिया की ओर से वर्चुअली किया जाएगा। इसमें हसीना के अपने भविष्य की योजनाओं और बांग्लादेश लौटने की योजना के बारे में बात करने की उम्मीद है। बता दें कि शेख हसीना FCC नहीं पहुंचेंगी, वो वर्चुअली जुड़ेंगी। ये बातचीत 5 अगस्त 2026 को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक नई दिल्ली में मथुरा रोड पर स्थित सर मार्ग टली ऑडिटोरियम में होगी और क्लब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। यह घटना शेख हसीना के 15 साल के शासन के खत्म होने की दूसरी बरसी के मौके पर हो रही है, जब 5 अगस्त 2024 को विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन एक देशव्यापी सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया था। इसके कारण हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। ढाका में प्रदर्शनकारियों के सरकारी इमारतों में घुसकर तोड़फोड़ करने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत चली आई थी, जिससे उनके लगभग 16 साल के शासन का अचानक अंत हो गया। अब ऐसे में पद छोड़ने के बाद उनका पहला संबोधन होने जा रहा है दोस्तों, इसीलिए उनकी सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति मानी जा रही है। निमंत्रण सूची में बांग्लादेश के कई राजनीतिक नेताओं, राजनयिकों और सार्वजनिक हस्तियों के नाम शामिल हैं, जिनके हसीना के साथ कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। दोस्तों उनके इस बयान पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, खास करके बांग्लादेश की, जो शेख हसीना के सारे हाव भाव को नोट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें 20 साल बाद लौटी बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा मोदी सरकार की जमकर तारीफ। कहा अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी। जी हां, बांग्लादेश की चर्चित लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन लगभग 2 दशक बाद कोलकाता लौटी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की मौजूदा सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास करती है। उन्होंने अपने पिछले अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि अलग अलग सरकारों में उनके साथ अलग अलग व्यवहार हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीमा नसरीन ने कहा कि एक सरकार ने मुझे कोलकाता छोड़ने पर मजबूर किया तो दूसरी सरकार ने लौटने नहीं दिया, और अब एक सरकार ने मेरा स्वागत किया है। मुझे खुशी है। मेरा मानना है कि भारत की मौजूदा मोदी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास करती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं बता दें जंतर मंतर के बाद अब रांची में होगा क्या CJP का प्रदर्शन। अभिजीत दिपके ने झारखंड के छात्रों को कहा हमारा सपोर्ट है तुमको। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर का आंदोलन पूरे देश में चर्चा में रहा था। अब झारखंड की राजधानी रांची में भी चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर भी सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ धरने पर बैठे छात्रों को अब कॉकरोच जनता पार्टी का भी साथ मिलता दिख रहा है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आंदोलन कर रहे छात्रों से बात करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि CJP झारखंड के छात्रों के सपोर्ट में है और उनकी मांगों का समर्थन करती है। छात्रों से वीडियो कॉल पर अभिजीत दिपके ने कहा है कि आंदोलन को हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। आने वाले समय में देखते हैं दोस्तों क्या होता है। वहीं बता दें
रुपए 385 सस्ता हो चुका एलपीजी गैस, अब 16 अगस्त की तारीख बनी खास। डेडलाइन मिस हुई तो महंगे सिलेंडर के लिए रहिएगा तैयार। जी हाँ, बीते कुछ महीनों में भारत में एलपीजी सिलेंडर के रेट से लेकर नियम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बुकिंग के नियम से लेकर सिलेंडर की डिलीवरी का नियम बदल गया। कमर्शियल से लेकर घरेलू सिलेंडर तक के दाम बढ़ गए। उज्ज्वला स्कीम में सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या घटा दी गई। एक नियम केवाईसी को लेकर भी तय किया गया, जिसे तय डेडलाइन के भीतर पूरा न करने पर सिलेंडर की डिलीवरी तक रुक जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, एलपीजी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए ई केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है। सही उपभोक्ता तक सिलेंडर और गैस पर मिलने वाली सब्सिडी पहुंच, इसके लिए केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 16 अगस्त 2026 की डेडलाइन दी गई है। 16 अगस्त तक आपको एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी जारी रखने और सब्सिडी लेने के लिए केवाईसी करवाना होगा। 1 अगस्त को ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में करीब 200 रुपए की कटौती की गई। लगातार 2 महीनों में 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम 385 रुपए गिर गए। अब घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी को जारी रखने, सब्सिडी लेने या सस्ता सिलेंडर लेने के लिए ई केवाईसी को पूरा करना ही होगा। दोस्तों लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक या एक्स पर, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।